अच्छा, अब हमने यहाँ पे स्टॉप किया था कि बेसिकली आपका ये काम है कि आप क्लास असाइनमेंट है छोटा सा, कि आप जो है वो कंपेयर करेंगे इस एडी फंक्शन में इनके तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग। और जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वही वैल्यूज आ रही हैं, फंक्शन आपका वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। इससे जो हमें फ़ायदा हो रहा था वो ये हो रहा था कि अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो हम ज़्यादा इजीली देख सकते हैं। बता दोबारा से इसको कर लेते हैं कि अगर हम सपोज ये फंक्शन अगर हम प्लॉट करते हैं एडी फंक्शन, तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या इम्पेक्ट कर रहा है इस पर। ठीक है। यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है इसका, ये ए बार, ये इंटरसेप्ट है बेसिकली। ठीक है। और ये ए बार जो है इस इंटरसेप्ट को इस इंटरसेप्ट को ये ये तमाम वैल्यूज जो हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो असर कर रही हैं इसके ऊपर, इम्पैक्ट डाल रही हैं पॉजिटिवली। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इसका स्लोप है, ठीक है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, एमपीसी पे एंड 1 - टी पर। एमपीसी पे इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव है। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्लोप उतना ज़्यादा होता जाएगा। और टी का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब कि टी की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप जो होगा वो कम होता जाएगा। स्लोप ज़्यादा और कम होने से क्या मुराद है? ठीक है। ये इसको भी देख लें इस पॉइंट को कि स्लोप ज़्यादा से क्या मुराद है और स्लोप कम से क्या मुराद है। तो स्लोप अगर आपका ज़्यादा होता है तो बेसिकली आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, बता देता हूँ। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब ये है कि देखें, ये अब आप जो घर के बाहर हमारे रैंप होता है उसको आप ध्यान में रखें, तो ये स्लोप इसका ज़्यादा है और ये स्लोप इसका कम है। ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती जाएगी तो ये इसका स्लोप ज़्यादा होता जाएगा, स्टीपर होता जाएगा। ठीक है। और अगर एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो ये कर्व फ्लैट हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा कर लें, क्योंकि ये टैक्स के साथ नेगेटिव साइन है। अगर टैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप क्या होगा, कम होगा। आप ब्लू की तरफ आ जाएंगे। अगर टैक्स की वैल्यू कम होगी तो स्लोप बढ़ेगा तो आप रेड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और समझने के लिए अगर आप करना चाहें तो एमपीसी की वैल्यू चेंज करके इस इक्वेशन में आप चेंज करके दो वैल्यूज रख लें। एक दफ़ा 0.8 रख के देखें, एक दफ़ा 0.9 करके देखें। तो आपके पास 0.9 में इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 0.8 में वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से टैक्स की वैल्यू की जगह आप एक दफ़ा 0.1 रख लें, एक दफ़ा 0.2 तो आपने रखा हुई है। तो 0.1 में क्या होगा, स्लो आपने टैक्स रेट कम किया तो स्लोप की वैल्यू ओवरऑल बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपके पास ये जो डायग्राम थी, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन था, इसकी अब आपको स्पेसिफिकली जनरलाइज्ड फॉर्म में ये हो गया कि आपको तमाम एस्पेक्ट्स का पता चल गया कि कौन सा फैक्टर किस तरह से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेप्ट की फॉर्म आ गई और ये आपके पास स्लोप के फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया। ये है एडी फंक्शन। एडी फंक्शन हमें मालूम है कि एडी फंक्शन को हम आइडेंटिटी है कि वाई इज इक्वल टू ए डी। एट आपके पास बोथ जो होंगे वो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। जहाँ पे सेम होंगे तो वहाँ पे आपके पास, सपोज ये अगर 45 डिग्री लाइन है तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। तो हमने वही काम किया, वाई इक्वल टू ए डी। अगेन वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, ए बार प्लस सी इंटू 1 - टी इंटू वाई। ए बार हमें हर दफ़ा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने एक दफ़ा ए बार लिख देंगे। ये हम डिफाइन कर देंगे जगह पे कि वेयर ए बार इज इक्वल टू दिस। तो हमें बार बार लिखने से हम बच जाएंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ए बार है क्या। ठीक है। अब वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई के साथ ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पूरा कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का साइन है इस तरफ आके नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये पूरा कंपोनेंट यहाँ आ गया, माइनस का साइन हो गया प्लस की जगह पे। यहाँ से वाई आपने कॉमन ले लिया। वाई कॉमन लिया तो इस वाई जगह पे आ गया 1। और ये वाई कॉमन बाहर आ गया तो इसकी जगह पे ये चीज़, इसका जो मल्टीपल था वो रह गया यहाँ पे, c × 1 - टी। ये आपके पास आ गया c × 1 - टी। ठीक है। हमें सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा था फैक्टर, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आ गया।
यहाँ पे बनाते हैं सर्किल। ठीक है, मैं ये भी बना सकता हूँ। तो ये आपके पास आ गया। और ये आपको मालूम है क्या चीज़ है? ये है आपके पास मल्टीप्लायर, 1/1 - c 1 - t। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा इसका ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इनकम वो किस पे डिपेंड कर रही है? दो फैक्टर्स पे। एक हो गया मल्टीप्लायर और दूसरा हो गया ए बार। ठीक है, अल्फा इंटू ए बार। अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है? दो फैक्टर्स पे, एमपीसी एंड टी पर। एमपीसी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। एज एमपीसी इंक्रीजेस मल्टीप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एमपीसी डिक्रीजेस मल्टीप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। टैक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव है। इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस मल्टीप्लायर डिक्रीजेस। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ आपके लिए। इफ टी इंक्रीजेस देन मल्टीप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। मल्टीप्लाई के लिए मैं एम लिख देता हूँ फिलहाल, मल्टीप्लाई आल्सो। ठीक है, ये आपके ने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, और सेम यही जो है वो अगर आप इसके लिए करते हैं कंट्रोल वी, टैक्स के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, एमपीसी। इफ एमपीसी इंक्रीजेस देन एम आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे डिक्रीजेस होना चाहिए था भाई। और फिर आल्सो नहीं आएगा। ठीक है, इफ टी इंक्रीजेस देन एम डिक्रीजेस मल्टीप्लाई डिक्रीजेस। इफ एमपीसी इंक्रीजेस देन मल्टीप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, और अगर हम आ जाते हैं ए की फॉर्म में, ए के साथ क्या रिलेशनशिप है? इफ ए इफ ए इंक्रीजेस देन वाई ई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आल्सो इंक्रीजेस। अब ये ए किस पे डिपेंड करता है? ए किसके बराबर है भाई? ए बराबर है सी, सॉरी, प्लस सी टी आर प्लस आई, आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। जनरलाइज फॉर्म में ये फायदा हुआ कि हमें अब एक इस वाई के साथ कौन सा फैक्टर्स का, किस फैक्टर का क्या रिलेशनशिप है वो पूरा क्लियर हो गया। तो ये जब आप से अभी तो पहली दफ़ा कर रहे हैं तो शायद आपको याद करने में मुश्किल हो। जब आप इसको दो तीन दफ़ा करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा और फिर आप बहुत तेज़ी के साथ क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। और जब आप पॉलिसीज़ बना रहे होंगे या उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो पॉइंट है इसमें, अगेन ये बात बड़े मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन भी आने वाला है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो टी आर है इसका पूरा इम्पैक्ट ए के ऊपर नहीं आता। ये ए के इक्वल है ना पूरा? ये पूरा किसके इक्वल है? ए के इक्वल है पूरा। ठीक है, तो ये जो इसका टी आर का पूरा इम्पैक्ट ए पे नहीं आता बल्कि वो रिड्यूस होके आता है किस क्योंकि एमपीसी की वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, 0.8 है, 0.9 है। तो जब फ्रैक्शन वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो जितने से भी टोटल सॉरी ट्रांसफर पेमेंट्स आपके चेंज होंगे उसका फुल इम्पैक्ट ए बार पे नहीं आएगा बल्कि उससे कम आएगा। यानी कि अगर आई बार आप जितने से चेंज करते हैं 100 से, उतने ही से आप ट्रांसफर पेमेंट्स भी अगर आप 100 से चेंज करेंगे तो आई का आई तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो ए बार या ऑटोनोमस फैक्टर आपका 100 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर टी बार आप 100 से चेंज करते हैं तो वो पूरा 100 से चेंज नहीं होगा बल्कि उससे कम से होगा। डिपेंड करेगा एमपीसी की वैल्यू कितनी है।
जैसे हमारी एग्जांपल में 0.8 है, तो इसका मतलब है कि 80 से आपके ट्रांसफर पेमेंट चेंज होंगे। 80 से आपका ये जो लाइन है ये वाली, इससे किसी और, हाँ, ये जो लाइन अगर चेंज होगी ये 80 से चेंज होगी। ठीक है। यानी, हाँ ये जो है, तो ये लाइन अगर शिफ्ट होगी तो ये कम से होगी। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें, ये आगे चलें अब। यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा अगेन असाइनमेंट है आपके लिए, आसान है। ये आपने ऊपर जब एडी फंक्शन बनाया था तो आपने एक बार तो आइडेंटिफाई कर लिया है, ये वैल्यूज आपने सारी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी थी, यही बार आ गया था। ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर को दोबारा से इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.8 है। टी की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.2 है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए, जो हमने पहले सॉल्व की थी, 2.778। ठीक है। और ए बार की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ 380। और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ अगेन 1055.64, सेम होगी बिल्कुल। तो ये आपका जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो ये आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका एक अगला असाइनमेंट है। यानी कि हम असाइनमेंट, हमने कोई ऐसी खास चीज़ नहीं दी है, सिर्फ ये किया है कि जो हम जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशंस निकाल रहे हैं उनमें वही नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास वो सेम इक्वेशंस और आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, पूरी डेरिवेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मेन जो आपका एडी फंक्शन है ये मालूम होना चाहिए कि जी ये एडी फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसका, कि ये जैसे सपोज ये जो आपका कंपोनेंट है ये वाला, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले मैं इसको वाइप करूँ। सर ये, मल्टीप्लाई में टैक्स की वैल्यू जो है वो 20% लेनी है, 0.2 वाली। जी जी जी, और सी कंजम्पशन 0.8। 0.8 बिल्कुल। तो तो ये उसकी तो आप वैल्यू सर वो आएगी ना फिर 2.78। 2.778, जी टू जी, पॉइंट सेवन सेवन एट जी, ठीक है। यही यही वैल्यूज तो आनी है। ठीक है, तो ये तो सर, जी, सर आपने प्रीवियस सेशन में आई की वैल्यू जो थी आई बार वो 70 रखवाई थी। तो उससे फिर वो आंसर जो है वो चेंज हो गया, 20 नंबर ज़्यादा हो गया। अगर हम 50 करेंगे तो सेम आएगा। हाँ तो सेम ही रखिए, आप 50 रखिए। चलो ठीक है। ठीक है। सर हम दोनों से करके सेंड कर सकते हैं? हाँ वो तो आप चेक कर लें, कुछ भी इसमें तो आप प्रैक्टिस है आपकी। ठीक ओके। है, बल्कि ये एक छोटा सा मैं असाइनमेंट आपको और भी दूंगा कि आप ये एमपीसी की वैल्यू एक दफ़ा इंक्रीज करके और एक दफ़ा टैक्सेस इंक्रीज करके, दोनों का इम्पैक्ट आप इस एडी फंक्शन को प्लॉट करके देखिएगा कि कब इसका स्लोप कम होता है और कब इसका स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा भी, आने वाला है बल्कि। तो अब हम इस बुक की तरफ चलते हैं। ये जो हमने किया है काम, इसको वहाँ बुक में थोड़ा सा चेक करते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं, हम दोनों को देखते हैं। जो मेरा बार बार फोकस है ना ये इसके ऊपर, यहाँ पे, ये CTR पे, इसके हवाले से एक क्वेश्चन है छोटा सा बुक में, ये मैं शेयर करता हूँ फिर उसको डिस्कस करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले देख रहे हैं, ठीक है, 4 बाद में देखेंगे, 5 पहले देख लेते हैं। एक नजर एक दफ़ा पढ़ लें फिर हम चलते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डिसाइड, यूएस की बुक है तो वहाँ पे वही डिसाइड करती है, डिसाइड किया है कि ट्रांसफर पेमेंट्स को रिड्यूस करेंगे हम, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को या परचेजेस को हम इंक्रीज करेंगे। और जो पॉइंट है वो ये है कि इक्वल अमाउंट से हम चेंज करेंगे दोनों को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पॉजिटिव साइन सेम अमाउंट, और ट्रांसफर पेमेंट्स सेम अमाउंट के साथ डिक्रीज हो रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन आ गया इसका। दोनों का अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा, बस डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के इनवर्स होगी, ये पॉजिटिव इसका साइन होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक हो गया? अब ये इन्होंने कहा क्या किया, इन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि इसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बताइए, पहले तो इसी के बाद जवाब दें कि एक हेड आपने एग्रीगेट डिमांड का बढ़ा दिया और दूसरा हेड आपने कम कर दिया। ठीक ठीक है, तो आपके जहन में क्या आता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। अच्छा, वजह क्या है इसकी? सर टी आर मल्टीप्लायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका इम्पैक्ट तो रिड्यूस हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और जी वेरी का गुड। इम्पैक्ट ज़्यादा है। बिल्कुल, ये आप देखें, अब ये वही बात है कि आप इक्वेशन आप ध्यान में रखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन बहुत आसान है, हमारे पास इक्वेशन है आपके पास, y इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की साइन यहाँ बनाना थोड़ा मसला है, तो m लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ए इंटू एम, यानी कि ये आपका ये ऑटोनोमस फैक्टर्स होगा, m जो है बेसिकली मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? ए में चेंज आ रहा है। अब ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है आपके पास? फोन आपके ध्यान में आना चाहिए। सी था, प्लस सी टी आर, प्लस आई, प्लस जी, प्लस एन एक्स। ये कंपोनेंट्स हैं आपके पास ए वाल के। ठीक हो गया? अब यहाँ पे जो चेंज आया है, इन दो में चेंज आया है, किस किस में चेंज आया है? टी आर में चेंज आया एक है तो ट्रांसफर और में जी में चेंज आया है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ये भी ज़ीरो हो गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया तो ये भी ज़ीरो हो गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो इक्वेशन ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगी अब आपके पास? ये डेटा के हिसाब से आप खेलेंगे, है ना? तो इक्वेशन अब रिड्यूस होकर आ जाएगी आपके पास, यानी कि चेंज इन ए इज इक्वल टू CTR सी प्लस टी आर प्लस जी, सॉरी जी। ठीक है, अब सी टी आर आपके पास डिक्रीज हो रहा है और जी आपके पास इंक्रीज हो रहा है। अब जो मैं बार बार आपसे फोकस कर रहा था, बता रहा था, वो देखेंगे अब टी आर का जो इम्पैक्ट आएगा वो ए पे कम आएगा, भले से इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू से ही, एमपीसी की वैल्यू फ्रैक्शन में लेस देन 1 है, तो जब वो टी आर से मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम इस डेटा को लेते हैं जो इन्होंने गिवन हमें दिया है। यहाँ पे आप देखें, अब इन्होंने ये किया है, एमपीसी की वैल्यू आपको दी है 0.8, और टैक्स की वैल्यू कितनी दी है? 0.25। ठीक है, वाई की वैल्यू इन्होंने दी है 600, और डेल्टा जी की वैल्यू दी है 10, और टी आर की वैल्यू दी है -10। यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और ट्रांसफर पेमेंट इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है। ट्रांसफर पेमेंट डिक्रीज हुए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हुए बाई 10 मिलियन है या बिलियन है जो भी है, तो वो अमाउंट आ गया। एमपीसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है फौरन। क्या ख्याल है? तो एमपीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.8 इंटू टी आर कितने? -10। सही है, और प्लस के आपके पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स 10। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? सीधा सीधा 2.8 इंटू 10 आप जब कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 8 - 10 इज इक्वल टू, सॉरी, 2। क्लियर है ये पॉइंट? सर। तो ए आपके पास, अब ए क्यों निकाला है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए? क्योंकि वाई ई जो है बेसिकली, यहाँ पे देखें आप, वाई ई जो है बेसिकली वो है ए इंटू मल्टीप्लायर। तो ए तो हमें मालूम चल गया कि पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है,
जो भी आप एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया भी था आपको कि ये चेंज पॉजिटिव आएगा, तो जब चेंज आएगा तो वाई इसका मतलब इंक्रीज होगा, ये बात तो अंडरस्टूड है। अब कितने से इंक्रीज होगा उसके लिए हमें अब इस एम की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो एम की वैल्यू मालूम करने के लिए देखें, अभी हमने एम की वैल्यू, वो हमें मालूम था मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला है, ज़बानी याद हो जाएगा कुछ, थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1/1 - c 1 - t। तो आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स चाहिए आपको, एम पी सी एंड टी। अगर ये टू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं तो आप मल्टीप्लाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ मल्टीप्लाई भी फाइंड आउट कर लें, यहाँ कर लेते हैं। तो मल्टीप्लायर आपके पास है 1/(1 - c) इंटू 1 - अच्छा ये कैपिटल हो गया, 1 - c इंटू 1 सॉरी टी। ठीक हो गया। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएंगे 1 एम पी सी की कितनी वैल्यू जो गिवन है, 0.8 इंटू 1 वन माइनस -0.2। 0.2। तो 2.5 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जीरो पॉइंट वैल्यू। टू फाइव है सर, आपने टेक्स्ट की अमाउंट 0.2 लिखी है, वैल्यू 2.5 है। ओके, देखें गलती मैं भी कर सकता सेम। हूँ और आप भी कर सकते हैं, बस आपकी गलती की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो अच्छा, ये अब इसको टू कैलकुलेट पॉइंट करेंगे तो फाइव आंसर है, टू टू पॉइंट फाइव पॉइंट 2.5 आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की या वैल्यू आ गई। अब हमें इक्वेशन तो मालूम है, ऊपर हमने लिखी भी है। तो ये y इज इक्वल टू ए इंटू मल्टीप्लायर, y इज इक्वल टू ए इंटू मल्टीप्लायर इंटू, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, तो इट बिकम्स 5। यस सर। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि वुड यू राइज और फॉल रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाई। अच्छा ये बता दिया, चेक योर आंसर, सपोज दिस। ठीक है, तो आपने बता दिया कि 5 से आपकी इनकम चेंज होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इनिशियली कितनी थी, फाइंड चेंज द इनकम लेवल ऑफ इनकम, ये आपके पास आ गया डेल्टा वाई। ठीक है, और इनिशियल कितनी थी आपकी इनकम, गिवन है, हाँ 600 थी। पहले 600 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 605। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 600 + 5 इज इक्वल टू 605। ये आपके पास यहाँ तक का काम हो गया। अच्छा, व्हाट इज द चेंज इन द बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का चेंज अगेन, ये इसको रब कर दूं, ये समझ में आ गया। यस। अच्छा, अब बजट सरप्लस का चेंज देखते हैं हम। ठीक है, बजट सरप्लस की इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो अगर वो मालूम है तो बजट सरप्लस था हमारे पास इज इक्वल टू TY माइनस TR - G, ये इक्वेशन थी ना। TY जो है बेसिकली आपका रेवेन्यू है, और ट्रांसफर पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपका एक्सपेंडिचर्स है। अच्छा, तो अब कर लें, हम मालूम कर लें। टी की वैल्यू तो आपके पास है 0.25, और वाई की वैल्यू भी आपके पास है। ट्रांसफर पेमेंट्स में कितना चेंज आया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कितना चेंज आया है, यानी कि आप ये सारा फॉर्म अब चेंज की फॉर्म में लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप।
ये तो हमने सिंपल इक्वेशन लिखी है ना। अब इस सिंपल इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बजट सरप्लस, इसको मैं लिखता हूँ CHANG, चेंज BS इज इक्वल टू, हमने टैक्स रेट तो चेंज नहीं किया है ना, T तो वही है। चेंज क्या किया है तो हमने? TR तो पॉजिटिव हो जाएगा ना मैम। चेंज हमने की है इनकम, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट्स हमने चेंज किए हैं। नहीं, ये तो, इसमें तो बजट सरप्लस निकालना कोई मसला है ही नहीं, ये तो आप इजीली निकाल लेंगे, है ना। सर 1.25 आ रहा है बजट सरप्लस। हाँ, ये जी इसमें, हमने 10 लिया है। हाँ ये इस तरह से भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं हम कि, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही किया। इसमें भी चेंज आ गया, इसमें भी चेंज आ गया, इसमें भी चेंज आ गया, तीनों में चेंज आ गया और ये इनकम आपकी चेंज हो गई, तो है ना। तो ये निकल आएगा, कितना चेंज आया? 1.25। ठीक हो गया। तो बस ये अब आपका सर इसको असाइनमेंट, चेंज इसको करके लिखना किसका है, बस ये बता दें सर। चेंज तो कर लिया, अब इसको हमने इंटरप्रिटेशन किस तरह से करनी है इसकी, सब चीजों की। बजट सरप्लस क्यों चेंज हुआ है? बजट सरप्लस इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि आपकी इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है, और ट्रांसफर पेमेंट्स आपके बढ़े थे, ठीक है। देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया ना इन्होंने, एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो ये दोनों, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ऐसा। ये +10, ये -10 थे और ये +10 थे, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। सिर्फ जो चेंज आया वो किस में आया है? सिर्फ और सिर्फ इनकम में आया है। तो वो 5 से बड़ी थी, तो 5 × 0.25 आपने किया, तो आ गया आपके पास 1.25, है ना। तो ये बजट सरप्लस आपके पास आ गया। तो ये है इसका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल, ये इजीली इसलिए हो गया हमसे क्योंकि हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में किया हुआ था और ये पूरी इक्वेशंस हमारे सामने क्लियर थी, तो हमने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है। अगेन, ये आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे y की जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो 605 इनपुट करेंगे नहीं नहीं, आफ्टर 5, द चेंज। 5 क्योंकि हम सब चेंज की फॉर्म में लिखा है ना। ओके। बजट सरप्लस जो चेंज हुआ है वो इनकम में जो चेंज आई है उसकी वजह से चेंज हो रहा है ना, तो चेंज की फॉर्म में लिखेंगे। सर ये बी पार्ट में जो, अगर हमारे पास ये इस y के साथ अगर g की और tr की इनिशियल वैल्यूज भी गिवन होती ना, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे कि इनिशियल बजट सरप्लस इतना था और बाद में इतना हुआ है। लेकिन क्योंकि वो इनिशियल वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने इसका चेंज ले लिया। तो जो चेंज आया हमारे पास वो कितना आया है? 5 आया है। तो कभी आपके पास डेटा को देख के भी आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। जी बताइए। सिंपली सेकंड पार्ट में हम दोनों की y की वैल्यूज को प्लस करके आंसर लिख देंगे। जी जी, वो तो कोई मसला ही नहीं ओके। है। चेंज आप बताएंगे इस बी पार्ट में, तो चेंज कितना हुआ है? वो 5 का हुआ है, ठीक है। और टोटल जो इनकम आपकी न्यू आ गई वो 605 हो गई। ये देखें ना, डेल्टा वाई मतलब है चेंज, चेंज तो सिर्फ 5 है। फाइंड द चेंज इन इनकम, है ना। और आगे आप मजीद बता सकते हैं कि नाउ न्यू वाई इज 605, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लें, आसान है। 5 मिनट आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं करवा देता हूँ, क्या ख्याल है? 10 मिनट्स हैं। तो 10 मिनट्स में वैसे भी क्लास, अच्छा चले। तो हम ये करते हैं कि ये जो है आपका, अ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैं असाइनमेंट कर देता हूँ, या भी कर लें? फिर इसका वर्जन जो होगा उसको असाइनमेंट कर लेंगे, है ना। इसको कर लेते हैं। सर अभी कर लेते हाँ कर लें, अभी कर लें, एक दफ़ा ट्राई करें आप, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट आप ले लें।
सर पहले इसमें वाई के ऊपर इम्पैक्ट फाइंड आउट करके बजट सरप्लस फाइंड आउट करना होगा, राइट? सर इसमें टैक्स रेट इंक्रीज कहा है 0.05 से, तो पहले टैक्स रेट कितना था, 20% था या 25 था? इस क्या 3 से कोऑर्डिनेट करके ये इस तरह से लिखा है?
आवाज तो मेरी जा ही नहीं रही होगी। नहीं हाँ, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही तो थी। आप चैट में तो कर देते ना मुझे, वो मैंने माइक ऑफ किया हुआ था। चैट में बता दिया करें, ठीक है। हमें लगा आपने ब्रेक लिया। नहीं नहीं, मैं लिख, अच्छा खैर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से, सर ठीक है। सर हमें अ, लग रहा है इग्नोर कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये मैं अच्छा बता देता हूँ। देखें, बजट सरप्लस आपके पास जो टोटल है, दैट इज टी वाई माइनस टी आर माइनस जी, ये तो जनरल इक्वेशन है। अब ये जो डी मैंने लिखा है, डी फॉर डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, क्योंकि हम चेंज की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि बजट सरप्लस में आपको या डाउन क्या चेंज आया है। टैक्सेस भी आपके पास इंक्रीज हुए हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आपके पास इंक्रीज हुए हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स आपके चेंज इज जीरो। तो जो चेंज आ रहा था हमने उस चेंज को लिख लिया। बजट सरप्लस में चेंज आ रहा है तो उसको डी से मेंशन कर दिया, टैक्सेस में चेंज आ रहा है तो उसके साथ डी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डी टी मतलब है चेंज इन टैक्सेस इनटू वाई एज इट इज है। और ये जी की जगह पे क्या आ गया, चेंज इन जी, डेल्टा जी। तो अब टैक्सेस आपके चेंज हुए हैं 0.05 से, ये लिख दिया हमने इनटू वाई, वाई इज गिवन 100,000 है, सॉरी। और डेल्टा जी आपके पास कितने हैं, 50 से चेंज आया है, ठीक है। तो 0.05 इंटू 1000 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स चेंज हुए हैं 50 से, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं 50 से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आपके पास डिक्रीज हुए हैं, सॉरी इंक्रीज हुए हैं 50 से। तो ये बोथ आर सेम, तो देर इज नो चेंज। क्लियर है। तो अब आपके पास जो इस, जब ये सेशन ख़त्म होने वाला है, जो ब्रेक में आपके पास असाइनमेंट है वो बहुत आसान है। वो ये है कि आप टैक्सेस को इंक्रीज कर दें 10% से, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर दें आप 200 से, और फिर उसका इम्पैक्ट देखने के आ रहा है। क्लियर है। सर बस यही सर असाइनमेंट है कि इसके अलावा भी है? बस ये अभी करना है आपने कि इनकम सेम है, जो चेंज इन डी है वो कितना है, चेंज इन डी 10% से इज जीरो पॉइंट 10, वन हाँ 0 पॉइंट, सॉरी, जीरो देखो, पॉइंट वन सर